हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में लीगल प्रसाद। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेयर्स कोड। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एडमिरल्टी कोड क्या है। तो बेसिकली एडमिरल्टी कोड जो है, जो शिप्स पे जो कुछ क्राइम्स वगैरह होते थे तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसके केसेस डिसाइड करने के लिए एडमिरल्टी कोड लाया गया था। तो ऐसे ही एक मेयर्स कोड जो है वो लाया जाता है। मेयर्स कोड जो लाया था, तो जो एग्जीक्यूट किया था, जो प्रोविज़न जो बनाया गया था वो था चार्टर ऑफ 1687 में। ये प्रोविज़न 1687 में था और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है मद्रास में 1688 में हुआ है। तो बेसिकली जो मद्रास है उसको कॉरपोरेशन बनाया गया था और एक चार्टर में, जो 30 दिसंबर 1687 में आया था। और ये जो चार्टर है ये क्राउन के अथॉरिटी के अंडर इशू किया गया था। अभी मेयर्स कोड का इस्टेब्लिशमेंट क्यों करना ज़रूरी था, कुछ रीजंस थे, तो वो अब हम देखते हैं। बेसिकली कंपनी को फंड्स चाहिए थे। ब्रिटिश के जो टारगेट्स थे वो उन्हें मीट नहीं कर पा रहे थे कंपनी, तो इसलिए उन्हें फंड्स चाहिए थे। तो वो क्या करते थे, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे और उसके अंडर गवर्नमेंट से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ पैसा लाते थे। अभी जब ये ब्रिटिश लोगों ने टैक्स बढ़ाने की बात की तब लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से अपोज किया था। तो ये जब अपोज किया था तो ब्रिटिश ने क्या किया, या फिर कंपनी ने उसको एक प्रोविजन क्या किया, उन्होंने कॉरपोरेशन फॉर्म की मद्रास में। तो इसके वजह से क्या हुआ, उनको एक लालच दिया गया कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो लोगों का जो रोष था वो थोड़ा कम हो गया था, तो लोग थोड़े से सॉफ्टन हुए थे। तो इसकी वजह से ये मद्रास को कॉरपोरेशन का स्टेटस मिल गया था। और एक बात थी कि इंग्लैंड में जो है, जो जुडिशियल पावर्स है, मतलब कोई भी अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो उसमें जुडिशियल पावर जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया जाता था। और मेयर्स कोड जो है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अ पार्ट ऑफ मद्रास कॉरपोरेशन। मतलब जैसा इंग्लिश लॉ में था या फिर वहाँ पे कुछ कस्टम था जहाँ पे जुडिशियल पावर्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए गए, तो यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही सिस्टम रेप्लिकेट करना चाहा था, जहाँ पे मेयर्स कोड जो है वो मद्रास कॉरपोरेशन में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी ये जो मेयर्स कोड है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कैसे होता है, कौन लोग इसके पार्ट होते हैं, वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हिस्ट्री है ये थोड़ा डेट्स है, डेट्स की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है और ये हमें करना ज़रूरी है। तो मैंने ये जो सब चीज़ें हैं ये वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना लिखते हुए पॉइंट वाइज लिखा है, तो ताकि आपको ये समझ में आए और ये आप रिमेंबर कर सके, ताकि एग्जाम में आप वो रिकॉल करके लिख सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन, अभी जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में, उसमें क्या क्या था। एक मेयर था, 12 अल्डरमैन थे और 60 to 120 बर्गसिस थे। ये अल्डरमैन और बर्गसिस कौन थे वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी जो मेयर था उसके साथ 3 सीनियर अल्डरमैन थे। कंडीशन ज़रूरी थी या मैंडेटरी थी कि वो इंग्लिश मैन ही होने चाहिए। बचे हुए जो 9 थे वो कोई भी नेशनलिटी के चल सकते थे। मतलब टोटल जो है 9 + 3 12 ऑल्डरमैन चाहिए थे, उसमें से 3 इंग्लिशमैन और 9 जो है कोई भी नेशनलिटी के चल सकते थे। अभी जो मेयर का टर्म था वो 1 साल का टर्म था। मेयर जो है उसके ऑफिस में या उसके पोजीशन पे 1 साल तक रुक सकता है, उसके बाद वो चेंज किया जाएगा। ऑल्डरमैन जो है उनको कोई टर्म नहीं था, वो लाइफ टाइम के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते, वो लाइफ टाइम के लिए वहाँ पे काम कर सकते। जब तक वो एरिया में वो रेसिडेंस कर रहे हैं तब तक वो ऑल्डरमैन का ऑफिस होल्ड कर सकते या फिर वो पोजीशन होल्ड कर सकते। अभी ये जो ऑल्डरमैन और बर्गेसिस थे ये मेयर को इलेक्ट करते थे हर साल। तो ये जो ऑल्डरमैन थे उन्हीं में से एक मेयर बन जाता। यूजुअली इंग्लिशमैन ही मेयर होते थे क्योंकि अंग्रेज़ों को वही चाहिए था, उनको टॉप पोजीशन पे उनके लोग चाहिए थे ताकि नीचे के जो कुछ सिविलियंस है उनको वो कंट्रोल कर सके। ऑल्डरमैन का जो वैकेंसी है ये मेयर के एडवाइस पे फिल हो जाता था। मतलब मेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल्डरमैन के अगर
कोई भी वैकेंसी है तो वो फिलअप करेगा। तो वो कहाँ से फिलअप करेगा? वो बरगासिस से करेगा। मतलब बरगासिस के ही लोग एज अ प्रमोशन ऑल्डरमैन बनते थे और ऑल्डरमैन के ही लोग एज अ मेयर बनते थे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। बरगासिस जो है वो उसी एरिया के रेसिडेंट थे या कोई भी कास्ट के हेड्स थे वो टाउन में। तो उसी एरिया के लोग जो है हेड्स जो है वो एज अ बरगासिस अपॉइंट किए जाते थे। अभी ये जो चार्टर प्रोवाइड किया था उसमें एक प्रोविजन भी था जिसमें रिकॉर्डर का पहली बार जिक्र किया गया है। अब ये रिकॉर्डर क्या कौन है? ये एक लीगल प्रोफेशनल है जो जजेस को असिस्ट करेगा। जो मेयर कोर्ट के जजेस है उनको वो असिस्ट करेगा एज ए रिकॉर्डर। वो सब चीज़ें देखेगा। अब ये जो मेयर कोर्ट है इसमें कौन कौन था? एक तो था मेयर, एक तो थे ऑल्डरमैन। ये दोनों मिला के मेयर कोर्ट फॉर्म करते। मेयर और 3 ऑल्डरमैन ये तीनों मिलके या ये 4 लोग मिलके जस्टिसेस ऑफ पीस फॉर्म करते। तो उन्हें कहा जाता था कि ये जो जस्टिस करने वाले हैं वो पीस के लिए या पीस मेंटेन करने के लिए करने वाले हैं। उन दिनों सर जॉन बेस, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। ये सर जॉन बेस जो है वो अपॉइंट किए गए थे एज अ रिकॉर्डर। पहले वो जज एडवोकेट थे एडमिरल्टी कोर्ट में और काफ़ी अच्छे थे, इम्पार्शियल या ऑनेस्टी डिसीजन के लिए जाने जाते थे। तो उन्हें एज ए रिकॉर्डर अपॉइंट किया गया था। अभी ये जो मेयर कोर्ट है इसका कोरम क्या था? 3। कोरम मतलब क्या होता है? अगर मेयर कोर्ट का प्रोसेस या फिर मेयर कोर्ट का कामकाज अगर कंडक्ट करना है तो उसमें कम से कम 3 लोग होना जरूरी है। वो 3 लोगों में कौन चाहिए? एक मेयर और 2 ऑल्डरमैन। अगर कम से कम एक मेयर और कम से कम 2 ऑल्डरमैन वो कोर्ट में नहीं है तो वो कोर्ट वर्क नहीं करेगा उस दिन के लिए। इसलिए ये जो कोरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी जुरिस्डिक्शन क्या था मेयर कोर्ट का? मेयर कोर्ट जो है वो सभी प्रकार के सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस ट्राई कर सकते थे। और मेयर कोर्ट से जो कोई अपील हो जाता था, मतलब अगर कोई भी बंदा है जो सेटिस्फाइड नहीं है मेयर कोर्ट के डिसीजन से तो वो किसको अपील करेगा? एडमिरल्टी कोर्ट को अपील करेगा। अगर कोई भी सिविल केसेस है तो वो 3 पगोडास तक मेयर कोर्ट पे था, उसके अबव रहेगा तो वो एडमिरल्टी कोर्ट में चला जाता था। और जो क्रिमिनल केसेस है उसका जुरिस्डिक्शन क्या था? कोई भी ऑफेंडर जो है उसको लूज लाइफ और लिम्ब का अगर इशू है तो ऐसे केसेस वो अपील हो जाते थे। अभी ये 1704 आते आते एडमिरल्टी कोर्ट जो है वो सीज हुआ था। हमने जैसे पहले भी देखा था कि कोई भी नॉलेजेबल पर्सन नहीं थे या कोई भी अच्छे जजेस नहीं थे, इसलिए ये एडमिरल्टी कोर्ट को जो है वो बंद करना पड़ा था। तो जो एडमिरल्टी कोर्ट अभी बंद हुआ था तो मेयर कोर्ट से जो कुछ अपील जाएगा तो वो कहीं तो जाना चाहिए, इसलिए गवर्नर एंड काउंसिल के पास ये डायरेक्टली अपील जाता था। 1712 आते आते ये डेथ सेंटेंस का जो है एम्पावरमेंट दिया गया था, मतलब डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन जो है 1712 में दिया गया था। अभी मेयर्स जो है जो केसेस डिसाइड करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, तो इसके आधार पे वो कोई भी केसेस डिसाइड करेंगे या कोई भी और भी लॉज वगैरह अगर कंपनी ने जो बनाए थे उसी के आधार पे मेयर्स जो है वो कोई भी केस ट्राई करने वाले हैं। 1726 के आते आते चोल्ट्री कोड भी एबॉलिश हुए थे। अभी जैसे हमने देखा कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था, डेवलप हो रहा था। तो जहाँ पे इन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, जहाँ पे रिफॉर्म ज़रूरी है, रिफॉर्म मतलब लोगों के लिए नहीं लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से जो कोई रिफॉर्म ज़रूरी है वो रिफॉर्म किए जाते थे। तो ये सब था मेयर्स कोर्ट के बारे में। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉम्बे सेटलमेंट में क्या हुआ है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उसमें वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या क्या चेंजेस हुए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।